Hello friends, welcome back to the channel Only UGC Net Education, and today we will be discussing the UPPGT education question paper which was held on 18th of August 2021, and this paper discussion will be very helpful to all the students who are preparing for the various teaching competitive exams like STET, KVS, CTET, APS, PGT education, and of course to the net education students, as they can self-assess their learning by attempting all these questions which were there in the UPPGT education question paper. So yes, let's start with the questions. So your first question was, which of the following approaches are least practiced in the गुरुकुल system? गुरुकुल सिस्टम में इनमें से कम कौन सी प्रैक्टिस, कौन सा टीचिंग मेथड है जो कम से कम प्रैक्टिस किया जाता था, वो आपको बताना है. सो ऑफ कोर्स वी स्टडीड इन द गुरुकुल सिस्टम. जो आपके टीचिंग मेथड्स थे उसमें हमने पढ़ा था लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, रेसिटेशन मेथड. बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच इज लिस्ट प्रैक्टिस. सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, एक्सपेरिमेंटेशन. जो अप्रोच है या टीचिंग मेथड है ये कम प्रैक्टिस किया जाता था, ना कि बराबर गुरुकुल सिस्टम में, जबकि ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता था, लेक्चर मेथड. वहाँ पे टीचिंग कैसे होती थी, बाय लेक्चरिंग, बाय डिस्कशन एंड रेसिटेशन मेथड से. ठीक है, सो आंसर इज बी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज डिफरेंट. आपको बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सा, ऑड वन आउट आपको करना है. तो रिलायबिलिटी, सैंपल, वैलिडिटी, नॉर्म्स. ऑफ कोर्स यू नो द रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स ये क्राइटेरिया है टेस्ट को फॉर्म करने के, जबकि जो सैंपल एक टोटली डिफरेंट थिंग है. सैंपल क्या होता है, जिसके ऊपर आप अपना टेस्ट करते हो एक ओवरऑल पॉपुलेशन में से थोड़ा सा पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट्स को चूज करते हो अपनी रिसर्च के लिए, उसको हम सैंपल बोलते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, सैंपल. सैंपल जो है इनमें से डिफरेंट है क्योंकि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स ये क्या है, क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप अपने टेस्ट को फॉर्म करते हो कि टेस्ट रिलायबल भी होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए और कुछ नॉर्म बेस्ड भी होना चाहिए. फाइन. सो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो गया, सैंपल. सैंपल इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जीव इज Shiva. Jiva is Shiva. Which state, whose statement is this? तो statement किसने दी थी? C. Swami Vivekanand had given this statement. Jiva is Shiva. जीव ही शिव है. ओके. प्लस अगर आपको इसकी हिंदी में पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो दैट विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करें. उसके अंदर आपको जो हिंदी में पीडीएफ है इस क्वेश्चन पेपर की वो आपको अवेलेबल हो जाएगी. फाइन. सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. सो इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो लेक्चर्स में. आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक. मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, E.L. थॉर्नडाइक. गिलफोर्ड का क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार अपनी पुरानी वीडियोस में. ठीक है, थर्ड स्टोन आपके इंटेलिजेंट थ्योरी के साथ रिलेटेड है. टर्मन अगेन इंटेलिजेंस IQ के साथ रिलेटेड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल फिलॉसफी सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस. इनमें से कौन सी एजुकेशनल फिलॉसफी है जो साइंटिफिक प्रोग्रेस को, साइंटिफिक एटीट्यूड को सपोर्ट करती है. सो आंसर वुड बी, विल बी रियलिज्म. जो रियलिज्म है, दिस एजुकेशनल फिलॉसफी सपोर्ट्स द साइंटिफिक प्रोग्रेस. इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए. अभी जो प्रीवियस वीडियो उसमें हमने डिस्कस किया है कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट जो रियलिज्म है वो क्या है, क्या इसके एम्स है, क्या इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है. फाइन. सो आई बटन में आपको वीडियो अवेलेबल होगी. अगर आपको रियलिज्म वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो आप वीडियो देख सकते हैं. फाइन. आइडियलिज्म में मेन फोकस किया गया था आइडियाज के ऊपर. नेचुरलिज्म में ऑन दी नेचर ऑफ कोर्स. सो रियलिज्म में जो है साइंटिफिक प्रोग्रेस को सपोर्ट किया था. सो इसमें आंसर हो जाएगा रियलिज्म. क्वेश्चन नंबर 6, आइडियलिज्म एम्फसाइज द मोस्ट ऑन. आइडियलिज्म में
किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस या एम्फसाइज किया था? ऑफ कोर्स वी ऑल नो द एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन पे आइडियलिज्म ने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज या फोकस किया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आइटम एनालिसिस? आइटम एनालिसिस में इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है? रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स, आइटम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। नॉट रिलेटेड आपको बताना है विच इज नॉट रिलेटेड। सो जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट था आपका, दिस इज नॉट रिलेटेड टू आइटम एनालिसिस। आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ये रिलेटेड है आपका आइटम एनालिसिस से, जबकि रिलायबिलिटी जो कोएफिशिएंट है ये रिलेटेड नहीं है। Moving ahead with the question number 8, which was central government can make a law in the field of education because education is in the सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इनमें से कौन सी लिस्ट में आता है, आपको ये आंसर करना है। वी ऑल नो देयर आर दिस थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो आंसर आपको बताना है इनमें से कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कौन से मतलब एजुकेशन फील्ड में जो है लॉ बना सकती है। क्यों? कौन सी लिस्ट में आपको एजुकेशन आती है ये बताना है। सो आंसर हो जाएगा सी, कंकरेंट लिस्ट में। एजुकेशन जो है आपका कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो एजुकेशन है वो आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का भी है और जो स्टेट इंटरेस्ट में भी आता है, तो दोनों के इंटरेस्ट का है। और जब दोनों के इंटरेस्ट का है स्टेट प्लस सेंटर, तो वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है वो सब्जेक्ट। फाइन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, this the score which occur most frequently in a distribution is called। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है, मोस्ट वर्ड पे आपको फोकस करना है, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है डिस्ट्रीब्यूशन में उसको हम बोलते हैं मोड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा इन आवर प्रीवियस वीडियोस। आप प्रीवियस वीडियोस को चेक कीजिए, आप सबको पता लग जाएगा। सो जो मोड है वो बेसिकली क्या है, वो एक ऐसा नंबर जो आपका रो स्कोर में या आपके डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा बार अक्कर करता है, विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। और जो ये आपको पता है मीडियन एक सेंट्रल वैल्यू है, मीन हम एवरेज करके निकालते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज बीन सजेस्टेड बाय कोहलबर्ग? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितनी स्टेजेस थी मोरल डेवलपमेंट की जो कि कोहलबर्ग ने सजेस्ट की थी। ऑफ कोर्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था, बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस को हम अपनी नेट जो एजुकेशन वाली वीडियोस है, इन क्वेश्चंस को हम उसमें काफ़ी बार कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस चेक की होंगी तो इन क्वेश्चंस के आंसर करना बहुत ही इजी था। सो आंसर इज सी, सिक्स। सिक्स स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज बीन सजेस्टेड बाय कोहलबर्ग। एंड इसका 3 जो है मेन वो आपके स्टेजेस थी, उसके अंदर क्लासिफिकेशन थी 2 ईच। सो इसमें 6 स्टेजेस थी आपका, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। इन तीनों हेडिंग्स के अंदर दो दो बाइफर्केशन करके 6 स्टेजेस ये टोटल हो गई थी। फाइन है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? कौन फादर है बिहेवियरिज्म के? सो आंसर हियर इज जेपी वॉटसन। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन थ्योरीज ऑफ बिहेवियरिज्म, और इन्हीं को जो है फादर बोला गया है बिहेवियरिज्म थ्योरी का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय डेविड एसबिल, कार्ल रॉजर, जॉन डेवी, हिल्डे टाबा। नहीं, जॉन डेवी का भी नहीं है। आंसर इज ए, डेविड एसबिल। फाइन। सो advanced organizing model of teaching was developed by David Asbel. A is the answer. Now question number 13, other conditions being equal,
Which out of the following coefficient of correlation is indicative of the weakest relation between the two variables? ये भी हम अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस के थ्रू कर चुके हैं। क्वेश्चंस आप सबको पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की वैल्यू बिटवीन, आपको पता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो। नेगेटिव कोरिलेशन माइनस में, ठीक है, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन +1 वैल्यू नियर बाय जीरो मीन्स नो रिलेशन। सो आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बताना था, इनमें से कौन सी जो फिगर है वो इंडिकेट करती है कि वीकेस्ट रिलेशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ये आपको बताना है। वीकेस्ट रिलेशन कौन सी इनमें से फिगर है न्यूमेरिकल जो बताता है कि वीकेस्ट, देयर इज वीकेस्ट रिलेशन इन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर देखो ए और बी है पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो से ऊपर है दैट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन है, जहाँ आगे नेगेटिव का साइन है दैट मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइक द हाइएस्ट, ये भी है प्लस 0.36, 0.49, 0.11। 0.11 इज द वीकेस्ट, जीरो के नियर अबाउट है, ठीक है ना। -1 से भी काफ़ी दूर है और +1 से भी, पॉजिटिव और नेगेटिव से भी। सो जो वीकेस्ट रिलेशन है, जो फिगर जो 0.11 है, ये आपका वीकेस्ट रिलेशन बताता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, जब दोनों वेरिएबल साथ में वेरी करेंगे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली। और नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है, जब एक में चेंजेस लेके आएंगे तो दूसरा जो है नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। फाइन। और जीरो आपका क्या बताता है, नो रिलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है किसका, वैदिक एजुकेशन का? Development of personality, knowledge and experience, conservation of culture, development of child according to the nature. So here, development of personality, not a feature of Vedic education. Vedic education ने किसको नहीं माना था वो आपको बताना है यहाँ पे। So answer is development of the child according to the nature. Development of personality, knowledge and experience, conservation of culture. These are the features of Vedic education, but जो development of child according to nature है, ये हमने naturalistic thought में पढ़ा था, जो हमने naturalistic जो ये वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स और इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स है, आप सबने पढ़ा होगा। तो ये जो है वैदिक एजुकेशन का फीचर नहीं है, ये आप नेचुरलिज्म में पढ़ोगे। So development of personality, knowledge and experience, conservation of culture, these first three are the features of Vedic education. Fourth, that is option D, is not the feature of the Vedic education. Now question number 15, the Kothari Commission report was entitled as, जो कोठारी कमीशन रिपोर्ट थी वो was entitled as क्या थी, लर्निंग टू बी, एजुकेशन एंड नेशनल मूवमेंट, social change in education, modernization of education. So here answer is B, education and national development, ठीक है, ये इसका मेन पर्पस ही ये था। कोठारी कमीशन को और हम क्या बोलते हैं, नेशनल एजुकेशनल कमीशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, शेर शाह सूरी हैड बीन स्टूडेंट ऑफ विच प्लेस? सो आप सबने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जौनपुर। शेर शाह जो सूरी जो इनका नाम है, इनका रियल नेम जो था वो था फरीद खान, बट इनको ये टाइटल दिया गया था शेर शाह सूरी। ये सूरी जो एम्पायर था उनके फाउंडर थे, ये इनको टाइटल मिला था, फरीद खान था इनका रियल नेम, इनको टाइटल मिला था शेर शाह सूरी जब इन्होंने बहुत ही ब्रेवली एक टाइगर को मारा था। सो जौनपुर जो है, जौनपुर के स्टूडेंट थे, हैड बीन स्टूडेंट ऑफ विच प्लेस, जौनपुर, जो कि आपका साउथ बिहार में, साउथ बिहार, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, grant in aid system for school was announced in Woods Dispatch 1854 for only missionary, only company, only indigenous। ये आपको बताना है कि जो ये है
ग्रांट इन एड सिस्टम फॉर स्कूल। वुड्स डिस्पैच के अंदर इसको बताया गया था 1854 में। ये क्या था? ये सभी के लिए था, मिशनरी भी था, कंपनी के लिए भी था, इंडिजियस के लिए था। ठीक है, तो डी इज द आंसर। मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 18, this numerical value of r can never be। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा है नेवर बी। न्यूमेरिकल वैल्यू आर की क्या नहीं हो सकती? ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ये हमने बहुत बार अपना प्रीवियस एक क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ठीक है, -1 to 1, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, -1 to 1 के बीच में वेरी कर सकती है, बट 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। सो बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, education is the manifestation of the perfection already in the man। ठीक है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। ये स्टेटमेंट किन्होंने दी थी आपको बताना है। सो अगेन आंसर इज स्वामी विवेकानंद। डी इज द आंसर। Now, question number 20. Rachmore has classified personality on the basis of personality chapter में, या जब हमने personality theories जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर में डिफरेंट जो है इन्होंने अपनी दी थी क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। सो जो रेचमोर जो आपके थे, इन्होंने पर्सनालिटी को किस बेसिस पे डिफाइन किया था या किस बेसिस पे कैटेगराइज करा था? वो था आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। बॉडी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि किसकी पर्सनालिटी कैसे होती, किस बॉडी टाइप का बंदा जो है किस टाइप की पर्सनालिटी होल्ड करेगा। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग इन्होंने आपके जो है पर्सनालिटी डिफाइन की थी, पर्सनालिटी के ट्रेट्स जो है डिफाइन किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, वी कैन कॉल महात्मा गांधी एन आइडियलिस्ट बिकॉज। हम महात्मा गांधी को आइडियलिस्ट बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि for him education means bringing out the best, he saw education as a tool of social revolution, he believed that truth is the ultimate value, he emphasized the character building। नो डाउट ये सारी बातें महात्मा गांधी ने बोली थी, बट हम इनको आइडियलिस्ट बोलते हैं क्यों? मेन वो बताना है कि इनको हम आइडियलिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि he believed that truth is the ultimate value। और आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हम सब ने पढ़ा है कि जो आइडियलिज्म है वो ट्रुथ पे फोकस करता है। ठीक है, सो इसीलिए बिकॉज महात्मा गांधी बिलीव दैट ट्रुथ इज द अल्टीमेट वैल्यू, इसीलिए इनको हम आइडियलिस्ट बोलते हैं। फाइन। So moving ahead with question number 22, which one is the most reliable measure of deviation? Most reliable, ज़्यादा भरोसेमंद, जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डेविएशन, ये सारी नो डाउट ये डेविएशंस ही है, लेकिन मोस्ट रिलायबल कौन सी है? क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज। आंसर हो जाएगा सी। ये भी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो है कवर अप कर चुके हैं। अगेन आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी भी वीडियोस है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने पहले उन वीडियोस से गो थ्रू किया होता तो ये क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी एजुकेशन का है, दिस वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था, जो इसमें बैठे थे। सो जो मोस्ट रिलायबल डेविएशन है ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्वार्टाइल डेविएशन आप सबको निकालनी आती है। जो सेंट्रल वैल्यूज का जो थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, जो मिडिल वैल्यूज का हम डेविएशन निकालते हैं वो होता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन यू ऑलरेडी नो, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मोस्ट रिलायबल है। ठीक है, एंड रेंज अगेन आपका लोवेस्ट हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो भी है ऑलरेडी चैनल में, आप देख सकते हैं। सो हियर द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डेविएशन वो क्या है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन नाउ क्वेश्चन नंबर 23, MMPI इज एसोसिएटेड विद। जो MMPI है ये बेसिकली आपका एक पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट है। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर, जिससे कि हम क्या चेक करते हैं? आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को चेक करते हैं। सो
आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो MMPI इज एसोसिएटेड विद द पर्सनैलिटी। ओके, तो इसका आपको अगर फुल फॉर्म पता करना है MMPI, इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका होता है माइनसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। सो दिस इज एसोसिएटेड विद द पर्सनैलिटी। ये आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इन्वेंटरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज प्रोपाउंडेड साइकोएनालिसिस मेथड। साइकोएनालिसिस जो मेथड है ये किसने प्रोपाउंड किया था, ठीक है, किसने कॉइन की थी। ये जो टर्म है साइकोएनालिसिस, ये कॉइन की थी आपके सिगमंड फ्रॉइड ने। So, Sigmund Freud has propounded the psychoanalysis method। इसमें जो है आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको रीड किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। फाइन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, PYQs के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। अपनी नेट वाली जो अपनी सीरीज थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसमें हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विच इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। सेंट्रल टेंडेंसीज क्या है, मीन, मीडियन, मोड। सो आपको सेंट्रल टेंडेंसी बतानी थी, ऑफ कोर्स आंसर इज ए। मीडियन जो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वांटाइल डेविएशन, ये क्या है, डिस्पर्शन डेविएशंस है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, मीडियन। अगेन आई एम सेइंग दैट जितना भी हमने यूजीसी नेट एजुकेशन पे ये मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, सभी के लिए हेल्पफुल है, स्पेशली टू द पीजीटी एजुकेशन स्टूडेंट्स एंड यूजीसी नेट एजुकेशन में जो इनका सिलेबस है आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, उसी का पार्ट है। सो जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ चैनल पे, यूपी पीजीटी एजुकेशन के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने वो वीडियोस पहले देखी होती तो सारे क्वेश्चंस मोस्टली जो है वहीं से आए हुए हैं। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग, हु गेव दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दी है, एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। तो ये जो स्टेटमेंट दी है ये दी है आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। हिंदी में क्या है, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने ये स्टेटमेंट दिए हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी इन क्वेश्चंस की। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में बेसिक डिफरेंस क्या था। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। इन कंडीशनिंग था कि आप कंडीशनिंग करने किसी भी सब्जेक्ट की, लेकिन इनमें जो आपकी क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है इनमें डिफरेंस यही था कि जो स्टिमुलस की प्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं, ठीक है। सो बी आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हु प्रपोज द प्रोडक्ट मोमेंट मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बहुत बार हमने क्वेश्चंस में किया है पियर्सन, ठीक है। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का पियर्सन ने प्रपोज किया था, ठीक है। स्पेयरमैन्स का रैंक डिफरेंस है, उसके साथ कंफ्यूज मत होना। व्हाट वाज नॉट प्रपोज्ड बाय एजुकेशन कमीशन 1964-66। एजुकेशन कमीशन, अगेन कोठारी कमीशन की बात कर रहे हैं। फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग, नॉट प्रपोज्ड आपने बताना है, नॉट जो उन्होंने नहीं बोला था कोठारी कमीशन ने। एजुकेशन फॉर प्रोडक्शन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, इन सब के बारे में बोला था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में नहीं बोला गया था कोठारी कमीशन के अंदर, जिसको हम एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। सो बी आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, who propounded the theory of identical elements in the transfer of learning। ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो अगेन आई एम सेइंग, जितना भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने अपलोड की थी सारे क्वेश्चन मोस्टली उन्हीं में से हैं ये। Who propounded the theory of identical elements in the transfer of learning? So answer here is this Thorndike। इनको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, स्पेयरमैन्स की, S&G,
ठीक है, कोहलर की भी हम थ्योरी, इनसाइट थ्योरी थी, थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स थी। इफ यू वुड हैव गॉन थ्रू दोज वीडियोस ऑफ यूजीसी नेट एजुकेशन तो आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत इजी लगता। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की? सो आंसर इज बी 1953। Now question number 32, in education Curson emphasized on of course expansion के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। Now question number 33, who has propounded theory of ecology? Propounded theory of ecology जिसको बाद में propounded a theory of bioecology भी बोला गया था, इसकी रिवीजन के टाइम पे। तो ये थ्योरी थी आपकी ब्रॉन ब्रेनर की, जिन्होंने आपके चाइल्ड की डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि चाइल्ड की जब डेवलपमेंट होती है वो इन्वायरमेंट से भी लिंक करती है, कैसे लिंक करती हैं। 5 स्टेजेस उन्होंने दी थी जिसमें आपने पढ़ा होगा माइक्रो, मेसो, मैक्रो, ये सब, ठीक है। 5 इनकी स्टेजेस थी। इस थ्योरी को हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, the two most important characteristics of a standardization test are, standardization test के जो most important characteristics है वो आपको बताने हैं। तो ऑफ कोर्स ये अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियोस थी उसमें भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। किसी भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना होते हैं कि आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए एंड वैलिड होना चाहिए। जिस नॉर्म्स के लिए, जिस चीज़ के लिए वो बना गया है वो चीज़ उसको मेजर करनी आनी चाहिए। और अगर रिलायबल होना चाहिए, मतलब जो टेस्ट स्कोर है अगर सेम स्टूडेंट विद द सेम प्रिपरेशन अगर उस पैटर्न पेपर में अगर बैठता है तो उसके स्कोर नियर बाय सेम स्कोर आना चाहिए हर बार, ठीक है। रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट के, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम मोस्टली किसको बोलते हैं, जिनमें कोई स्टैंडर्ड्स किसी नॉर्म्स पे बनता है, लाइक आपका ये यूजीसी नेट का है या आपका यूपी पीजीटी एजुकेशन का पेपर है, ऑल दीज आर स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होने चाहिए, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तभी हम इनको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलसी, आपको बताना है कि टीएलसी की फुल फॉर्म क्या है। ऑफकोर्स इसकी फुल फॉर्म होगी टोटल लिटरेसी कैंपेन। ये अडल्ट एजुकेशन के लिए बनी थी टीएलसी, टोटल लर्निंग कैंपेन, अडल्ट इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज रोशास प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। जो रोशा का प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसको हम इंक बोल्ट टेस्ट भी बोलते हैं, वो किस चीज़ को मेजर करता है, आपके अनकॉन्शियस इंटेंशंस को। आपको डिफरेंट कार्ड्स दिए जाते हैं जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट इंक्स के कुछ पैटर्न, कुछ डिज़ाइन बने होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट होता है, जो भी पेशेंट होता है जिसका हम माइंड को रीड करना चाहते हैं, जो किसी प्रॉब्लम में है, तो उसको टेस्ट इंक बोल्ट टेस्ट कार्ड्स दिए जाते हैं। उसको हमारे, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी हम किसी भी चीज़ में कुछ भी इमेजिन करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो वो मीनिंगलेस कार्ड्स होते हैं। लेकिन एक जिसके ऊपर, जिसको हमने कार्ड दिया है, जो भी पेशेंट है जिसके ऊपर हम ये स्टडी कर रहे हैं, वो उन कार्ड्स में कुछ ना कुछ मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है उन मीनिंगलेस कार्ड्स में। और वो फिर जो साइकोलॉजिस्ट है उसको बताता है। वो बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो उसके अपने थॉट्स होते हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें होती हैं, जो भी वो चीज़ पीछे चल रही होती है, वो सारी बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है। सो रोशास प्रोजेक्टिव टेस्ट को और हम इंकबॉल टेस्ट भी बोलते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनकॉन्शियस इंटेंशंस को मेजर करते हैं। हु सेड दैट गॉड इज बोथ द लो एंड द लो गिवर, ये किसने बोला था दैट द लो एंड लो गिवर, महात्मा गांधी जी ने। एंड क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, हमने मीडियन निकालना सीखा। और मीडियन क्या होता है, जो सेंट्रल वैल्यू होती है, ये रो स्कोर्स हैं, इनको हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करते हैं, देन हम इसको क्या निकालते हैं, मीडियन। सो मीडियन क्या होती है, आपकी सेंट्रल वैल्यू। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20। दो नीचे हैं,
इसको पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाएंगे, देन आपके 2 नीचे वैल्यूज हो जाएंगी, 2 ऊपर, देन 20 जो है सेंट्रल वैल्यू है, तो सी इज द आंसर। मीडियन क्या होता है? आपकी सेंट्रल वैल्यू। नाउ मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 39, जो क्या है, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपको डाटा गिवन है, इसको आपको क्या बताना है, मीडियन बताना है। तो आप क्या करेंगे, ऑलरेडी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें आप टोटल काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में देखो अब 2 वैल्यूज आ रही है ना, ये दोनों 6। इस केस में हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, 6 प्लस 6 क्या होता है, 12। 6 प्लस 6 इज 12। फाइन। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। सो आंसर विल बी 6। डी इज द आंसर। मीडियन क्या है, 6। इस केस में जो 38 ऊपर वाले क्वेश्चन में था, वो डायरेक्ट आपको सेंट्रल वैल्यू निकालने, 2 ऊपर हो गए 2 नीचे हो गए, सेंट्रल वाली वैल्यू इज 20, तो ऊपर 20 आंसर था। लेकिन क्वेश्चन 39 में आपको एक रो स्कोर या डाटा दे रखा है, इसमें जो 4 जो टर्म्स है वो ऊपर है, 4 टर्म्स आपके नीचे है, बीच में 2 टर्म्स है। इसमें कैसे फाइंड करेंगे, जो भी मिडिल टर्म्स आई है, जैसे यहाँ पे 6 और 6 थे, उन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। सो डी 6 इज द आंसर। ओके, okay students, now next rest of the question we will discuss in the next video, and we will be discussing all the 125 question of this very examination in the upcoming videos. So okay, meet you tomorrow with the next video starting from question number 40. So yeah, thank you very much. Do like, share and subscribe to the channel for more videos like this. Thank you.